विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 5वें अध्याय पदार्थों के पृथक्करण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हम पृथक्करण के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे। हमने पृथक्करण क्यों किया जाता है उसके विषय में देखा था। हमने देखा था कि हम उपयोगी पदार्थों में से अनावश्यक पदार्थों को अलग करने के लिए या अनावश्यक पदार्थों में से उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पृथक्करण अपनाते हैं, क्योंकि यदि हम अनावश्यक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो हमें कई बार स्वास्थ्य संबंधी हानियां हो सकती हैं, इसलिए हम पृथक्करण करते हैं। हमने पृथक्करण की कुछ पद्धतियां जैसे कि हस्तचयन, ट्रेसिंग, निष्पावन और चालन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि हम गेहूं के दानों में से कंकड़ को अलग करने के लिए हस्तचलन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा था कि किसान गेहूं की बालियों में से गेहूं को अलग करने के लिए थ्रेसिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वर्तमान में थ्रेसिंग पद्धति के लिए मशीनें आ चुकी हैं जिसकी सहायता से थ्रेसिंग किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने निष्पावन के विषय में जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा था कि गेहूं के कणों में से हल्के कण जैसे कि भूसे को अलग करने के लिए निष्पावन पद्धति उपयोग में ली जाती है, जिसमें पवन के झोंकों की सहायता से भूसे को अलग किया जाता है। फिर हम लोगों ने चालन पद्धति को देखा कि जिसके अंदर हम ऐसे पदार्थों को पृथक करते हैं जिनके आकार में परिवर्तन होता है, यानी अशुद्धियां आकार में अत्यधिक छोटी या अत्यधिक बड़ी हो सकती हैं। विद्यार्थी मित्रों, आइए अब हम आज के इस वीडियो में पृथक्करण की कुछ और विधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। विद्यार्थियों, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन पद्धति द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में जितने भी पृथक्करण की पद्धतियां देखी उनमें अशुद्धि और हमारे उपयोगी पदार्थ ठोस स्वरूप में थे तथा उनके आकार ऐसे थे कि जिन्हें हम सामान्य पद्धतियों से अलग कर सकते थे, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें उन पद्धतियों से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप चाय में से चाय की पत्तियों को अलग करते हैं, क्या आप उन्हें हस्तचलन पद्धति द्वारा बीन करके अलग कर सकते हैं? क्या आप उन्हें निष्पावन पद्धति द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं ना, उन्हें थ्रेसिंग द्वारा अलग नहीं किया जा सकता या उन्हें चालन पद्धति द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थी मित्रों, इन्हें हम किस तरह से अलग कर सकते हैं? उन्हें अलग करने के लिए हम इन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जिस चावल का हम हमारे घरों में उपयोग ले रहे हैं या जो गेहूं का हम रोटी बनाने के लिए आटे के रूप में उपयोग ले रहे हैं, उन पे कई बार छोटे छोटे धूल के कण चिपके होते हैं। उन्हें हम उपरोक्त पद्धति द्वारा तो बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। तब उन्हें अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आपने देखा होगा कि आपकी माँ चावल को बनाने से पहले या दाल को बनाने से पहले पानी में रख करके उन्हें अच्छे से साफ कर लेती है। इससे होता क्या है? धूल के और मिट्टी के कण दाल या चावल से अलग हो जाते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले हम उनमें रही हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव उसके नीचे तली में बैठ जाते हैं, जबकि जो हल्के हैं वे पात्र में जल के साथ ऊपर आ जाते हैं। इस प्रक्रम को हम अवसादन के नाम से जानते हैं। यह बात आपको जान लेना जरूरी है कि मिश्रण में जब आप जल मिलाते हैं तब उसमें रहे हुए जो भारी अवयव हैं वे पात्र के तली में जाकर के बैठ जाते हैं, जबकि जो हल्के अवयव हैं वे पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलेड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। एक क्रियाकलाप करते हैं, आप इस क्रियाकलाप द्वारा इस प्रक्रम को अच्छे से समझ सकेंगे। एक पात्र में थोड़ा सा मिट्टी और अधिक मात्रा में जल लीजिए और उसे अच्छे से हिलाकर छोड़ दीजिए। इस मिश्रण को शांत होने तक आप रहने दीजिए। आप देखेंगे कि मिट्टी के जो कण हैं वे पात्र के तली में जाकर के बैठ जाते हैं, जबकि जो मिट्टी में हल्के कण होते हैं वे पात्र में ऊपर के भाग में आ जाते हैं। अब पात्र को थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी को अलग कर लें और दूसरे पात्र में आप देखेंगे कि सिर्फ मिट्टी रह जाती है। लेकिन यहां पर आपको एक बात जान लेना जरूरी है कि आपने जिस पानी को अलग किया है वह पानी अभी 100% शुद्ध नहीं है। जैसे कि आप इस चित्र में क्रियाकलाप को देख सकते हैं कि एक गिलास में मिट्टी और जल का मिश्रण लिया हुआ है और जब इसे थोड़ी देर शांत होने के बाद आप दूसरे गिलास में खाली करते हैं तब पहले गिलास में मात्र अघुलित पदार्थ यानी मिट्टी रह जाती है और दूसरे गिलास में पानी आ जाता है। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं।
कई बार विद्यार्थी मित्रों आपने देखा होगा कि जब आप एक गिलास में थोड़ा पानी लें और उसमें खाने का तेल मिलाएं तो वे उसमें सरलता से घुल नहीं जाता। तेल हल्का होने के कारण या हम कह सकते हैं कि तेल का घनत्व कम होने के कारण वे पानी में ऊपर ही तैरता रहता है और उनके बीच में एक लकीर बन जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस लकीर के ऊपर तेल है और इस लकीर के नीचे पानी है। उदाहरण के लिए तेल और जल के मिश्रण को इस विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इस मिश्रण में से तेल को अलग करना है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल सही, आप इस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे जिससे उसके ऊपर के भाग में रहा हुआ जो तेल है वे सरलता से पानी से अलग हो जाएगा। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको ऐसे अन्य उदाहरण भी अपने दिमाग में सोचने हैं जिन्हें हम इस पद्धति द्वारा इस तरह से अलग कर सकते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा हम अलग कर सकते हैं। कभी कभी जब ठोस पदार्थ को द्रव्य में से अलग करना हो तब निस्तारण पद्धति अच्छे से लागू नहीं पड़ती है, उस समय हम निस्यंदन पद्धति का उपयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निस्यंदन पद्धति होती क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, चाय निस्तारण प्रक्रम द्वारा अलग करने पर भी उसमें से चाय की पत्ती रह जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप चाय को बिना छने हुए जब पीते हैं तब आपके मुंह में चाय की पत्ती आ जाती है, वह आपका मजा किरकिरा कर देती है। इसीलिए आप चाय की पत्ती को चाय में से अलग करने के लिए छन्नी का उपयोग करते हैं और जब आप छन्नी में से चाय को पसार करते हैं तब चाय की पत्तियां छन्नी में ऊपर रह जाती हैं और मजेदार चाय आपके कप में आ जाती है। इस प्रक्रम को हम हमारे रोजिंदा जीवन में कई बार करते हैं। ठोस को द्रव्य से छानकर अलग करने के इस प्रक्रम को हम निस्यंदन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने एक ऐसा प्रक्रम देखा, परंतु विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसे प्रक्रमों का उपयोग हमारे रोजिंदा जीवन में कई जगहों पर करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप गन्ने का जूस पीने के लिए बाजार में जाते हैं तब गन्ने का जूस निकालने वाला बंदा भी गन्ने के जूस में रहे हुए भूसे को इसी प्रकार छन्नी द्वारा अलग करता है और हमें गन्ने का जूस देता है। आपको ऐसे और प्रक्रम अपने दिमाग में सोचने हैं। थोड़ी देर पहले जो हमने ग्लास में मिट्टी और जल का मिश्रण लिया था उसमें से पृथक किए गए जल को हम कपड़े से छानकर अलग कर सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जिस कपड़े का हम इस्तेमाल करते हैं उस कपड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हम सरलता से पानी को छान सकते हैं। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि आपके घरों के आसपास में यदि तालाब के अंदर पानी भरने के लिए हम जाते हैं तब तालाब से लिए गए पानी को महिलाएं अपने साड़ी या दुपट्टे की सहायता से छानती हैं और उसमें रही हुई अशुद्धियों को निकाल देती हैं। परंतु क्या विद्यार्थी मित्रों, यह पद्धति द्वारा हम संपूर्ण रूप से शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं? उसके विषय में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तालाब से लिए गए पंकित जल को आपको एक ग्लास में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब इस जल को बिना हिलाए इसके जल को थोड़ा सा तिरछा करके ग्लास के ऊपर के जल को दूसरे ग्लास में आपको उलेट देना है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने मिट्टी वाले प्रयोग में किया था। आप देखेंगे कि दूसरे ग्लास का जल भी थोड़ा सा अभी भी पंकित रहता है, वे अभी भी थोड़ा सा दूषित है ऐसा प्रतीत होता है। इसको अब छान लेने के लिए हम फिल्टर पेपर का उपयोग करेंगे। अब आप सोचेंगे कि फिल्टर पेपर से किस तरह से अलग किया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, फिल्टर पेपर में जो छिद्र होते हैं वे कपड़े में रहे हुए छिद्रों की अपेक्षा और अधिक महीन यानी छोटे होते हैं, जिसकी सहायता से हम कपड़े से और अधिक मात्रा में अच्छे से जल को छान सकते हैं। यानी जो पंकित जल यानी गंदा जल हमारे ग्लास में रहा हुआ है हम उसे अच्छे से छानने के लिए फिल्टर पत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब फिल्टर पत्र की सहायता से हम किस तरह से अलग करेंगे उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़ करके कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उलेड़ा जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। हम अलग अलग प्रक्रमों द्वारा फिल्टर पत्र को मोड़ करके एक शंकु आकार बना सकते हैं और उसे एक कीप पर लगा सकते हैं। और अब इस कीप में से जो हमारे पास पंकित जल है उसे हम पसार करेंगे। नीचे हम एक ग्लास और रखेंगे जिसमें हम प्राप्त होने वाले जल को देख सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम फिल्टर पत्र की सहायता से जल को शुद्ध कर सकते हैं। हजारों साल पहले पानी के शुद्धिकरण के लिए इस पद्धति को वे लोग अपनाते थे। वे कपड़ों की कई परत लगा करके फिल्टर पत्र जैसे छन्नियों का निर्माण करते थे और तालाब तथा नदियों में से प्राप्त होने वाले पंकित जल को शुद्ध करके पीने के लिए उपयोग में लिया करते थे। फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले
उनके अंदर रहे हुए बीजों तथा ठोस कणों को हम पृथक करते हैं। उसके लिए भी हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। निषयन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है। आपने कई बार पनीर बनाने वाले दुकानदार को तथा अपने घरों में भी माताश्री को पनीर बनाते समय इस क्रियाकलाप को करते देखा होगा। आपने देखा होगा कि आपकी माताश्री जो दूध है जिसमें से पनीर बनाया जा रहा है उसके अंदर नींबू का रस मिला देती है, जिससे दूध ठोस पनीर के अंदर रूपांतरित हो जाता है और उस मिश्रण में द्रव्य और पनीर के ठोस कणों को अलग करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। उस कपड़े में इस मिश्रण को डालते हैं, उसके बाद उसमें रहा हुआ द्रव्य छन करके अलग हो जाता है और कपड़े में मात्र हमें पनीर देखने को मिलता है। हम पृथक्करण की एक और नई पद्धति वाष्पन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पद्धति को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम हमें एक बीकर लेना है और उस बीकर में 1 से 2 चम्मच हमें नमक मिला देना है। नमक को हमें अच्छे से हिला देना है ताकि नमक जल में अच्छे से घुल मिल जाए। अब इस बीकर को हमें धीरे धीरे गर्म करना है। हम इसे बर्नर की सहायता से या मोमबत्ती की सहायता से गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि बीकर में रहा हुआ पानी उबलने लग जाता है और वह भाप बनकर के धीरे धीरे उड़ने लगता है। यह प्रक्रम आपको तब तक चालू रखना है जब तक कि इस मिश्रण में रहा हुआ संपूर्ण पानी भाप बनकर के अलग न हो जाए। तब आप देखेंगे कि पात्र में मात्र और मात्र नमक रह जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह छोटा प्रक्रम जो हम हमारे घरों में करते हैं, यह प्रक्रम बड़े पैमाने पर किया जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जैसा कि समुद्र के किनारे का विस्तार, नदियों या तालाब के पास का विस्तार। कई बार आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हमारे गांव में रहे हुए तालाब सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी वाष्पन प्रक्रिया द्वारा वाष्प बनकर के दूर होता रहता है और तालाब सूखने लग जाता है। या कई बार जब गर्मी की सीजन में हम हमारे घरों के बाहर रहे हुए सड़क पर पानी ढोल देते हैं, तब वह पानी भी भाप बनकर के उड़ जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह वाष्पन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर समुद्र में चलती है और समुद्र का पानी ही भाप बनकर के ऊपर आसमान में बादल बनता है और वर्षा की ऋतु में यही बादल हमें शीतल वर्षा प्रदान करते हैं। समुद्र में जल के अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं और इन्हीं लवणों में से एक लवण हमारा सामान्य नमक होता है। आपने विद्यार्थी मित्रों कई बार ऐसे विस्तारों में जहां पर समुद्र होता है नमक बनते हुए जरूर देखा होगा। यदि आप समुद्र किनारे के आसपास घूमने गए हो तो आप इस प्रक्रिया को होते हुए जरूर देखिएगा। इस प्रक्रम में करते क्या है, तो जब समुद्र में जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर करके इकट्ठा कर दिया जाता है, तब सूर्य प्रकाश की गर्मी के कारण जल गर्म होकर के वाष्पन प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे वाष्प बनकर के आसमान में उड़ने लग जाता है। जब यह जल भाप बनकर के ऊपर उड़ जाता है, तब मात्र और मात्र उन क्यारियों में या छोटे छोटे गड्ढों में मात्र नमक ही बचता है और पानी वाष्प बनकर के उड़ जाता है और हमें मात्र ठोस लवण यानी नमक प्राप्त होता है। इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके हम साधारण नमक प्राप्त कर लेते हैं। इन नमक के मिश्रण को फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और फिर उनमें से मिट्टी के कणों को अलग करके हम खाने वाले नमक को प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने पृथक्करण की अन्य विधियों के विषय में चर्चा की, जैसे कि अवसादन, निस्तारण और निष्यंदन। साथ ही हमने वाष्पन के विषय में चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि हम प्रवाही पदार्थों में से ठोस पदार्थ के मिश्रण को किस तरह से अलग कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पृथक्करण की अन्य पद्धतियों के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को देख करके पृथक्करण के विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। विद्यार्थी मित्रों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर जरूर करें ताकि वे भी इन्हें देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसे देख सकें।